बी क्रीमी की फ्रेंचाइजी क्यों लेनी चाहिए? आपका बिजनेस 1893 से चल रहा है, 132 साल, 5 जनरेशन। फर्स्ट जूस सेंटर सूरत सिटी को मेरे फादर ने बिस्मिल्लाह जूस सेंटर के रूप में दिया। जीएम से लेके एचआर तक की जो टीम है और उस टीम के जरिए मैंने फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू किया। जर्नी में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स आए और काफी सारे डिसीजंस लिए आप। मेरा स्टाफ इवन मुझे ना बोल रहा था कि सर अपने को ये चीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगेंस्ट जाके भी हमने किया। आप 70 प्लस आउटलेट्स को कैसे एंड टू एंड मैनेज करते हो? हम लोगों ने एक फ्रेंचाइजी मॉडल बनाया। जो लोग फ्रेंचाइज चलाते हैं उनको होता है कि हम फ्रेंचाइज चलाते तो फ्रेंचाइज एक बार दे दी तो उसकी फीस मिल जाती है हमको। फ्रेंचाइजी दे देना वहीं पे हमारा काम खत्म नहीं हो जाता है। हम फ्रेंचाइजी को अपना नाम देते हैं। मैंने लेगेसी क्रिएट की थी बिस्मिल्लाह नाम की, जो ऑलमोस्ट 135 साल पुरानी है आज से लेके। इस चीज को आपने नाम बदल दिया अचानक से। ये कोई एजम्पशन पे हम लोगों ने काम नहीं किया, ये रियलिटी पे काम किया है। तो बी क्रीमी का एवरेज आरओआई टाइमलाइन क्या है? सूरत का थिक शेक महाराष्ट्र में सेम कैसे मिलेगा? हमने जब थिक शेक लॉन्च किया वो भी एक हमारा बहुत बोल्ड डिसीजन था। तो लोगों को ऐसा लगा कि भाई ये तो सॉफ्ट आइसक्रीम जैसा है, और आज इसी थिक शेक से एक पूरी कंपनी खड़ी। नंबर ऑफ फ्रेंचाइजी बढ़ते गए तो हमें तकलीफ पड़ने लगी, सेल्स ट्रैक करने में, डिस्पैच में हमें तकलीफ आने लगी। तब हमने एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाया। सलमान खान की एक मूवी थी टाइगर अभी जिंदा है, तो ये सब फ्रेंचाइजी जिंदा रहेगी तभी तो टाइगर जिंदा रहेगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड द ब्लूप्रिंट। सबसे पहले थैंक यू सो मच टू ऑल आवर लिसनर्स फॉर द लव यू शोड टू आवर फर्स्ट एपिसोड. It honestly motivated us to come back with deeper, more real and insightful episodes. And today we are back with another episode. And trust me, ये सिर्फ एक डेजर्ट ब्रांड की सक्सेस स्टोरी नहीं है. ये है 132 साल पुरानी लेगेसी, 5 जनरेशन का विजन और एक ऐसी जर्नी जो रेस्टोरेंट से जूस सेंटर से थिक शेक और थिक शेक से एक पैन इंडिया डेजर्ट ब्रांड तक पहुंची है. आज हमारे साथ है मिस्टर आसिफ भाई, द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द बी क्रीमी. आसिफ भाई, वेलकम टू बियॉन्ड द ब्लूप्रिंट. थैंक यू चिराग भाई. आसिफ भाई, बिफोर वी डीप ड्राइव, लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू टू माय ऑडियंस. बी क्रीमी, originally known as a Bismillah, they started their restaurant business in 1893. 1970, they started their juice business, and later on, they expanded to the premium dessert brand with 72 plus franchisee stores across the pan India. So चलिए शुरू से शुरू करते हैं. So आसिफ भाई, आपका बिजनेस 1893 से चल रहा है और 132 साल, 5 जनरेशन. So बताइए इसके बारे में कुछ आप. 1893 में मेरे फोर्थ फादर ने बिस्मिल्लाह रेस्टोरेंट करके एक रेस्टोरेंट शुरू की रेलवे स्टेशन के सामने. उसी रेस्टोरेंट में 2 हैंडमेड मिल्क शेक हम लोग को बेचते थे, रोज और पाइनएप्पल. मेरे फादर मिस्टर सफ़ी भाई जान मोहम्मद बिस्मिल्लाह, वो ऐसे अक्सर आते जाते रहते थे कई बार. तो एक बार मुंबई गए और मुंबई में उन्होंने जूस सेंटर देखा जहाँ पे उन्होंने जूस वगैरह पिया. वैसे आप जानते हो कि सूरत में आने से पहले कोई भी चीज़ मुंबई में स्टार्ट हो जाती है. उनको वो पूरा कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया और 1970 में उस वक्त में हमारे पास जगह की कोई कमी नहीं थी. रेस्टोरेंट के बाहर काफ़ी जगह हमारी थी. उनके फादर से एक जगह लेके कंप्लीट जूस सेंटर एंड वेरी फर्स्ट जूस सेंटर ऑफ सूरत सिटी शुरू किया 1970 और उसका नाम रखा बिस्मिल्लाह जूस सेंटर. सूरत की पब्लिक के लिए भी वो एक नया अनुभव था, एक नया कॉन्सेप्ट था. बहुत ही अच्छा उनको रिस्पांस मिला पब्लिक की तरफ से, अच्छे कस्टमर्स आने लगे. कंप्लीट जूस सेंटर और फर्स्ट जूस सेंटर सूरत सिटी को मेरे फादर ने बिस्मिल्लाह जूस सेंटर के रूप में दिया. अभी जूस सेंटर की बात होगी, आप मुझे बता सकते हैं कि रेस्टोरेंट बिजनेस में से ये ख्याल कैसे आया एग्जैक्टली? चिराग भाई, रेस्टोरेंट तो अपनी जगह पे चल रहा था, अच्छा कर रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था. फैमिली बिजनेस में एक चैप्टर ऐड करना था जो हमने जूस सेंटर के रूप में किया. सो आसिफ भाई, जूस सेंटर में इनिशियली मेन्यू में कितने प्रोडक्ट थे और उसमें से कस्टमर का सबसे पसंदीदा प्रोडक्ट कौन सा था? जब हम लोगों ने जूस सेंटर शुरू किया उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी टाइप्स के मिल्क शेक शुरू किए, फालूदा शुरू किया, कोल्ड कोको शुरू किया, और उसमें सबसे पहले जो कस्टमर ने पसंद किया वो फालूदा को पसंद किया. फिर अचानक से 1990 में एक शिफ्ट आया जहाँ पर सुरतीज को थिक शेक
मिला, तो वो ख्याल आपको कहाँ से आया? आफ्टर कंप्लीटिंग माय स्टडीज 1990 में मैंने बिजनेस ज्वाइन किया। मैं 1990 से लेकर 2017 तक 27 इयर्स कैश काउंटर पे बैठा हूँ। मैंने कस्टमर के टेस्ट को जाना है ग्राउंड लेवल पे कि वो क्या चाहते हैं। मैं अहमदाबाद गया क्योंकि मुझे शौक है काफ़ी चीज़ें देखने का, उसको एक्सपोज करने का मुझे शौक है। मैं जाता हूँ तो काफ़ी चीज़ें देखता हूँ, क्या चल रहा है, कहाँ क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग क्या है, आज जेनजीज का ज़माना है, उनको क्या पसंद आ रहा है। तो ये काफ़ी चीज़ें मैं देखता रहता हूँ। तो एक बार मैं अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे गया, 1990 मेरे ख्याल से 91 होगा, 1990-91 के आसपास। और वहाँ पे मैंने एक थिक शेक पिया, जो उस वक्त की एक फेमस ब्रांड थी डेरी डेल करके। और आपको ख्याल हो तो उन्होंने सूरत में भी काफ़ी स्टोर शुरू किए थे, यम्स के नाम से, जो 5 रुपये में सॉफ्टी बेच रहे थे। हम लोग वहाँ पे और हमने थिक शेक पिया, मुझे पसंद है। मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ सूरत में लानी चाहिए और सूरत की पब्लिक को इसका टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि मैं सूरत का टेस्ट जानता हूँ। तो फिर मैंने रिसर्च किया मशीन्स के बारे में, ये वो। फाइनली हम लोगों ने सूरत में थिक शेक लॉन्च किया, जो अहमदाबाद में भी अभी हाल ही में लॉन्च ही हुआ था, और तुरंत ही हम लोग वो सूरत लेके आए। यहाँ के हमारे कस्टमर ने बहुत पसंद किया उसको। सो आपने अभी बताया कि आपने 1990 से लेकर 2070 तक आपने काउंटर पे बैठे, राइट? सो ये काफ़ी टफ डिसीजन रहता है एक फाउंडर के लिए कि एक शॉप पे बैठना और एक्सपांशन करना। तो किस प्रकार के आपको लाइक डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि आप वहाँ पर काउंटर पे हो, फैक्ट्रीज चल रही है बैक पे और मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। सो ऐसे कैसे इंसाइट्स मिले आपको जो आपके बिजनेस डिसीजंस को ड्राइव करने में हेल्पफुल हुए? देखिए चिराग भाई, मैं 1990 से 2070 तक कैश काउंटर पे बैठा, तो रोज 1000-2000 आदमी सब में इंटरेक्ट करता था। मुझे ग्राउंड लेवल की हकीकत मुझे मालूम है, मुझे उसका एक बहुत बड़ा अनुभव है। कस्टमर को क्या चाहिए और कस्टमर को कैसे चाहिए, इसका मेरे पास बहुत बड़ा एक अनुभव है। ये कोई एजम्पशन पे हम लोगों ने काम नहीं किया, ये रियलिटी पे काम किया है, क्योंकि मैं इसको जानता हूँ। तो ये एक रियलिटी बेस्ड डिसीजन है, बरोबर है। तो इसी वजह से हम लोग को, मतलब मैं ये सब मेरे जो अनुभव है उसको आगे लेके हम लोगों ने इसके एक्सपेंशन का और फ्रेंचाइजी मॉडल में आने का हमने डिसीजन लिया। और एक चीज़ है कि आज अब सब लोग ऑटोमेशन की बातें करते हैं, तो आपने टेक्नोलॉजी का यूसेज कब शुरू किया और कैसे शुरू किया? देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई हम उसे एडॉप्ट करते गए और उसका यूज़ करते गए। आज लोग ऑटोमेशन की बात करते हैं, लेकिन जब 1990-95 में जैसे जैसे हमारा काम बढ़ता गया, उस समय पे एक्सेल चलती थी। आपको क्या लो, पहले तो चौपड़े चलते थे, हैंड बुक्स जो रहती है, फिर उसके बाद एक्सेल शुरू हुई। एक्सेल पे हम P&L मैनेज करते थे, पेरोल्स मैनेज करते थे, हमारी इन्वेंट्री मैनेज करते थे। लेकिन आज पूरा सिनेरियो अलग है। आज हमारा खुद का अपना ERP सॉफ्टवेयर है, जिससे हमें फुल विजिबिलिटी मिलती है और हमें बहुत अच्छा उससे सपोर्ट मिलता है हमारे बिजनेस को चलाने के लिए। और इसके अलावा मैं आज हमारे टीम की बात करूं, तो हमारे ऑपरेशंस की एक टीम है, हमारे सेल्स की टीम है, हमारे फ्रेंचाइजी मैनेजर है, इन सब के ऊपर हमारे GM है, हमारा HR डिपार्टमेंट है, हमारा अकाउंट डिपार्टमेंट है। ये सब हमारे इस ERP सॉफ्टवेयर पे काम करके हमारे बिजनेस का डे टू डे का डेटा है वो लेते हैं और उसके ऊपर मॉनिटरिंग करते हैं। आसिफ भाई, अभी आपने बताया कि आप ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 27 साल आप गल्ले पे बैठे। सो मेरे ख्याल से खुद ही शटर खोलना, खुद ही रोज काउंटर ओपन करना और कैश मैनेज करना, इससे लेके अभी आपके पास डेडिकेटेड टीम्स है सेल्स के लिए, मार्केटिंग के लिए, सॉफ्टवेयर पे आ गए, फ्रेंचाइजी पे आ गए। तो ये कब ख्याल आया कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा? उस वक्त जब मैं काउंटर पे बैठा, वो उस वक्त की ज़रूरत थी, उस टाइम की वजह से इट वॉज ओके। लेकिन फिर कहीं ना कहीं दिमाग में एक सवाल चल रहा था कि भाई धंधे को एक्सपांड करना है, बिजनेस को एक्सपांड करना है। तो काफ़ी सोचने के बाद फिर मैंने ऐसा सोचा कि जैसे मैं ही शटल खोलूँ और मैं ही शटल बंद करूँ, ऐसा सब जगह तो पॉसिबल हो नहीं सकता है। तो मैंने फ्रेंचाइजी मॉडल में जाने का इरादा किया और उसके लिए हम लोगों ने एक फ्रेंचाइजी मॉडल बनाया। और फ्रेंचाइजी मॉडल बनाने के बाद हमने, जो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारी GM से लेके HR तक की जो टीम है,
ऐसी एक टीम डेवलप की और उस टीम के ज़रिए मैंने फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू किया, जो आज एक बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। इतनी बड़ी जो आपने लेगेसी क्रिएट की थी बिस्मिल्लाह नाम की, जो ऑलमोस्ट 135 साल पुरानी है आज से लेके, इस चीज को आपने नाम बदल दिया अचानक से। इट वॉज अ वेरी टफ डिसीजन। 125 साल से जो नाम चल रहा था बिस्मिल्लाह, उसको हमने बी क्रीमी किया। काफ़ी लोगों ने मुझे मना भी किया कि ये बैकफायर कर जाएगा, लेकिन आई वॉज कॉन्फिडेंट। ये नाम चेंज करने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि बिस्मिल्लाह एक रिलीजियस वर्ड है, बरोबर है, और इसको हम जैसे हमारी ग्लासेस कप्स वगैरह होते हैं ना, उसके ऊपर हम प्रिंट नहीं करा सकते इसको। एक तो इसका सबसे बड़ा पॉइंट ये था। दूसरा कि नाउ वी वॉज वर्किंग इन फ्रेंचाइजी मॉडल, तो ऑब्वियसली फ्रेंचाइजी आपके पास सभी प्रकार की आएगी, सभी धर्म की आएगी। काफ़ी लोग होते हैं कि जो रिलीजियस वर्ड से कंफर्टेबल नहीं होते हैं। जेंजी का ज़माना चल रहा है, हमको एक इजी और शॉर्ट नेम चाहिए था जो बोलने में भी आसानी हो, रिकॉल करने में आसानी हो, तो हमने फिर उसको सिलेक्ट किया बी क्रीमी हमने रखा। और वो नाम रखने के बाद हमें बिजनेस में भी काफ़ी सपोर्ट मिला और हमारी फ्रेंचाइजी भी काफ़ी अच्छी चल रही इसी नाम से। और जो लोग मुझे बोल रहे थे कि ये आप करोगे तो बैकफायर होगा, लेकिन जो कॉन्फिडेंस से मैंने किया, अब मुझे लग रहा है कि इट वॉज अ राइट डिसीजन। आपने शुरुआत सूरत से की और सूरत का ऐसा नाम है फूड के बारे में, तो हर बार जो कस्टमर है वो सेम टेस्ट मांगता है, तो आपने उस चीज को कैसे मेंटेन किया? सूरत का थिक शेक महाराष्ट्र में सेम कैसे मिलेगा? सूरत में हम लोग जो थिक शेक के लिए मिक्स सप्लाई करते हैं वो लिक्विड फॉर्म में करते हैं। आउट ऑफ सूरत, चाहे वो महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो कि गुजरात में कहीं भी हो, एक ड्राइड थिक शेक प्रीमिक्स पाउडर के फॉर्म में बनाया है। और हमारा जो स्टाफ है, जो हमारी फ्रेंचाइजी पे रहता है, वो स्किल स्टाफ रहता है। उसने वो स्टाफ वहाँ पे हमने एक रेशियो के हिसाब से उसको एक रेशियो दे दिया, उस हिसाब से वो मिल्क और वो पाउडर को मिक्स करता है। और वो मिक्स करने के बाद वो जैसा यहाँ पे हम लोगों का लिक्विड फॉर्म का थिक शेक मिल्क रेडी होता है, इसी तरह से वहाँ भी रेडी हो जाता है और सेम टेस्ट आता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारा वो जो ड्राइड थिक शेक प्रीमिक्स है, उसकी सेल्फ लाइफ 1 साल की है, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम आता नहीं टेस्ट देने में। आपका मुझे लगता है सप्लाई चेन काफी कॉम्प्लेक्स है, चीजें मिक्स करना, ये सब करना, तो आप 70+ आउटलेट्स को कैसे एंड टू एंड मैनेज करते हो? थोड़ा मुझे प्रोसेस के बारे में बताओगे? तो आइसक्रीम के लिए हमारे पास रेफ्रिजरेटेड वैन है, जो हमारी फैक्ट्री से -18 डिग्री में लेके जाती है रेफ्रिजरेटेड वैन्स, और हमारी फ्रेंचाइजी तक उसको डोर टू डोर डिलीवरी करती है। और बाकी रहा हमारा फ्लेवर्स है, हमारे पाउडर्स है, बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हम देते हैं कि बाकी के, वो सब चीज़ों की भी हमारी सेल्फ लाइफ है वो ऑलमोस्ट 1 साल की है। इवन हमारी आइसक्रीम की सेल्फ लाइफ 9 मंथ्स की है। तो ये सब चीज़ों के लिए हमारे पास रेफ्रिजरेटेड वैन है फॉर आइसक्रीम, और नॉर्मल सप्लाई के लिए भी हमारे पास नॉर्मल टेम्पोस कैरियर्स वगैरह है। तो और प्लानिंग से हम लोग चलते हैं, जैसे कि सूरत में है तो सूरत में हम ऑल्टरनेट डिलीवरी करते हैं, ऑल्टरनेट डेज। और समझो मुंबई अहमदाबाद जैसा कोई रन हो गया 200-250 किलोमीटर का, तो वहाँ पे हम वीकली डिलीवरी करते हैं। कोई लॉन्ग रूट हो गया, जैसे नागपुर हो गया, हैदराबाद हो गया, तो वहाँ पे हम 15 डेज को डिलीवरी करते हैं। और हमारी सब फ्रेंचाइजी पे स्टॉक को मैनेज करने के लिए हम लोगों ने सारे बंदोबस्त किए हुए हैं। आपने जो ऑपरेशन समझाया उसमें मुझे लगता है कि इतनी सारी मैनेज करने में कुछ ना कुछ वेस्टेज तो आता होगा। तो डिलीवरी के समय तो वेस्टेज का कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि डिलीवरी एक प्रॉपर वे में होती है। जो आइसक्रीम को रिक्वायर्ड है 18 डिग्री में डिलीवरी होनी चाहिए, वो हम करते हैं। जो हमारी बाकी की चीज़ों की डिलीवरी नॉर्मल वे में होती है। और रहा सवाल फ्रेंचाइजी पे वेस्टेज का, तो वो रेशियो हमारा लगभग 0 है। इसका मैं आपको सबसे बड़ा एक रीज़न ये बताऊं कि वहाँ पे जो हमारा स्टाफ है फ्रेंचाइजी पे, वो हमारा स्किल स्टाफ है। उसको हम लोग हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर में 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना ट्रेनिंग देते हैं। उसको हर चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है, उसको मेकिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, उसको होल्डिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, उसको स्टोरेज की ट्रेनिंग दी जाती है, चीज़ को और स्टोर को हाइजीन कैसे रखना चाहिए उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। वो सब चीज़ों की ट्रेनिंग देने के बाद उसको हम
2-3 महीने के लिए डालते हैं हमारे कोको स्टोर पे। और फिर जो इसने यहाँ पे भी सीखा है हमारे ट्रेनिंग सेंटर में, उसको जब कस्टमर वॉक इन होता है और ट्रैफिक का टाइम होता है, उस टाइम पे उसको किस तरह से काम करना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग उसको कोको स्टोर पे दी जाती है। और वो सब ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद फिर उसको फ्रेंचाइजी पे डाइवर्ट किया जाता है। इसलिए एक स्किल स्टाफ हमारे वहाँ पे रहते हैं, जिसकी वजह से लगभग वेस्टेज का रेशियो 0 रहता है। और इसके अलावा भी ऑपरेशंस में, जैसे हमारा ऑपरेशंस मैनेजर है, उसके नीचे हमारे क्लस्टर मैनेजर है। क्लस्टर मैनेजर के नीचे हम लोगों के ऑडिटर्स हैं, जो स्टोर को मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि समय समय पे जाके उन लोगों को ऑडिट भी करते हैं। और ऑडिट करने के बाद हमें पूरा ऑडिट रिपोर्ट हमारे सामने आता है। मैं नहीं मानता हूँ कि कोई वेस्टेज रेशियो इसमें कुछ ज़्यादा होता होगा। आसिफ भाई, जनरली फ्रेंचाइज ओनर जो होता है उनका फ्रेंचाइजी का आरओआई नहीं निकल पाता है, तो बी क्रीमी का एवरेज आरओआई टाइमलाइन क्या है? हम लोगों के हिसाब से हमारा आरओआई 36 महीने में निकल जाना चाहिए, जो हम फ्रेंचाइजी को फ्रेंचाइजी देने के वक्त बोलते भी है कि आपका आरओआई 36 महीने में निकल सकता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में हमने जितनी अभी तक फ्रेंचाइजी दी है, तो मोर देन 70% फ्रेंचाइजी ने उसका आरओआई 18 से 20 महीने में निकाल दिया है। ये एक बी क्रीमी का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अभी ऑनलाइन का ज़माना चल रहा है, तो ऑनलाइन जो डिलीवरी एप्स है, उसने ऑनलाइन ऑर्डरिंग के वर्सेस जो फुटफॉल था आपके स्टोर्स पे, उसमें कितना इम्पैक्ट आया और आप क्या सजेस्ट करते हो, ऑनलाइन ऑर्डर करना या फिर स्टोर विजिट? ऑनलाइन ने कितना परसेंटेज बिजनेस कवर किया, इसकी बात आप करते हो, तो मैं आपको ये बताऊं कि अभी जो रेशियो है ऑलमोस्ट 70 to 30% है। 70% ऑफलाइन बिजनेस होता है जो स्टोर पे आते हैं, और 30% ऑनलाइन बिजनेस होता है। और काफ़ी बार ये डिपेंड्स करता है एरियाज और लोकेशंस के ऊपर भी। अगर आप मेरी बात करें और मेरे से पहले भी आप बी क्रीमी की बात करो, तो मैं तो यही मेरे कस्टमर से यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं चाहूँगा कि उन लोग को स्टोर विजिट करें। क्यों? ओपन किचन रखने में थोड़ी खचकाट अनुभव होते हैं कि उसी टाइम पे हम लोग को ओपन किचन, हमारा पी क्रीमी का जो कॉन्सेप्ट है वो ओपन किचन का कॉन्सेप्ट है। हम लोग को जो भी काम करते हैं कि वो सब कस्टमर की नज़र के सामने करते हैं। स्टोर में आने का जो अनुभव होता है वो एक अलग ही अनुभव होता है। कस्टमर खुद आँख से देखता है उसके लिए क्या रेडी हो रहा है, उससे उसका ट्रस्ट भी बिल्टअप होता है। मैं पर्सनली तो स्टोर पे जाके कहीं भी खाना पसंद करूँगा या पीना पसंद करूँगा, और अपने कस्टमर से भी मैं यही चाहूँगा कि वो भी स्टोर पे आके अपना प्रोडक्ट कंज्यूम करें। सो आसिफ भाई, हमने देखा कि जर्नी में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आए और काफ़ी सारे डिसीजंस लिए आपने। तो अब तक का ऐसा कौन सा बोल्ड डिसीजन था जो आपने लिया और आपका जो मैनेजमेंट है वो अगेंस्ट था, आपका जो साथ काम कर रहे वो लोग अगेंस्ट थे और आपने बोला कि नहीं, ये हम लोग करेंगे? चिराग भाई, वैसे बिजनेस में तो काफ़ी बार बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जैसे अपनी आगे अपनी बातचीत हुई कि भाई बिस्मिल्लाह से बी क्रीमी पे जाना है। इतने पुराने नाम को, इतनी लंबी लेगेसी से जो चलता आ रहा है, उस लाइन को, उस नाम को चेंज करके नाम चेंज करना, फिर उसको पूरा रीब्रांडिंग रीनेम करना, ये भी एक बोल्ड डिसीजन जब मुझे काफ़ी लोगों ने ना बोला था, लेकिन वो डिसीजन भी मैंने लिया। हम बी क्रीमी की फ्रेंचाइजी कहाँ है वो आप देख सकते हो। इसके अलावा जब मैं फ्रेंचाइजी मॉडल चालू कर रहा था तब भी मुझे कई लोगों ने कहा कि हमें फ्रेंचाइजी मॉडल नहीं करना चाहिए, हमारी रेसिपी बाहर जाती है, ये जाती है, वो जाती है, लेकिन फिर भी मैंने किया। एंड जस्ट नाउ द बी क्रीमी इज ए सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी पैन इंडिया। ये भी आपके सामने है। रिसेंटली हम लोगों ने एक फीको मॉडल चालू किया है, फ्रेंचाइजी इन्वेस्टमेंट और कंपनी ऑपरेटेड, जिसमें सारे रिस्क कंपनी के हैं। फ्रेंचाइजी का कोई रिस्क नहीं है, उसको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है, बाकी उसके ऑपरेशंस पूरी तरह से हमारी कंपनी देखती है, जो एक बहुत बड़ा चैलेंजेबल जॉब है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, इस तरह से हमारी ऑपरेशंस की टीम इधर है, हमारी सेल्स की टीम इधर है, हमारी मार्केटिंग की टीम इधर है, जो ये स्टोर के पीछे देखती है, और जो भी उसको लगता है, जो भी समय समय पर उसकी ज़रूरत होती है वो करती है। और इस तरह से हम, हमारा ये जो फीको मॉडल है वो चला रही है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो मुझे मेरा स्टाफ इवन मुझे ना बोल रहा था कि सर अपने को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनके अगेंस्ट जाके भी हमने किया। और अभी काफ़ी ऐसी फ्रेंचाइजी सक्सेसफुली चल रही है और वो स्टाफ ही चला रहे हैं। तो अभी भी कभी भी मीटिंग होती है तो मैं उन लोगों से बात करता हूँ कि क्या वो आप लोग ना बोल रहे थे बैठने के कि ये चालू नहीं करना चाहिए, और दे आर ऑल्सो हैप्पी और अच्छी तरह से चल रही है। ये भी एक बहुत बोल्ड डिसीजन था हमारा। इवन चिराग भाई, हमने जब थिकशेक लॉन्च किया वो भी एक हमारा बहुत बोल्ड डिसीजन था। क्यों? कि उस वक्त में
सूरत में थिक शेक को कोई पहचानता नहीं था ज़्यादातर, और मिल्क शेक है, फालूदास है, ये सब चीज़ें चल रही थी। कोल्ड कोको का एक ज़माना चालू हो गया था। उस वक़्त में हम लोग सूरत में थिक शेक लेके आए। पहले-पहले तो लोगों को ऐसा लगा कि भई ये तो सॉफ्ट आइसक्रीम जैसा है, लेकिन जैसे-जैसे लोग टेस्ट करते गए, उसको एक्सेप्ट करते गए, और फिर हमें जो रिस्पॉन्स मिला, और आज इसी थिक शेक से एक पूरी कंपनी खड़ी हो गई। आसिफ जी, आप जब फ्रेंचाइज ग्रोथ की बातें करते हो तब आप काफी बोल्डली बोलते हो कि इस फ्रेंचाइजी ने इतने टाइम में AROI अचीव कर लिया। तो मैं जानना चाहता हूँ, मेरा सवाल ये है कि इसके पीछे आपकी क्या मेहनत होती है अपार्ट फ्रॉम फ्रेंचाइजी ओनर? फ्रेंचाइजी दे देना, वहीं पे हमारा काम खत्म नहीं हो जाता है। फ्रेंचाइजी स्टार्ट होने के बाद हमारा काम शुरू होता है। आपको पता है कि हमारी ऑपरेशंस टीम है, हमारी ऑपरेशन टीम हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू उनका सेल्स ट्रैक करती है। कहाँ उन्हें सेल्स में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको सॉल्व करती है। बाकी हमारी मार्केटिंग टीम है, वो पर्टिकुलरली आउटलेट का जो मार्केटिंग होना चाहिए वो मार्केटिंग के पीछे काम करती है। हमारी सेल्स टीम है, वो उनका सेल्स किस तरह से ग्रो हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वो सब चीज़ें करती है। और इसी तरह से कंपनी फ्रेंचाइजी को पूरी तरह से सपोर्ट करती है कि हम ये एश्योर करते हैं कि हमारी फ्रेंचाइजी किसी भी तरह की तकलीफ का सामना ना करे, किस तरह से वो ग्रो करे, क्योंकि फ्रेंचाइजी ग्रो करेगी तभी हम लोग को ग्रो करेंगे। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सलमान खान की एक मूवी थी टाइगर अभी जिंदा है, तो ये सब फ्रेंचाइजी जिंदा रहेगी तभी तो टाइगर जिंदा रहेगा। जहाँ पर जो लोग फ्रेंचाइज चलाते हैं उनको होता है कि हम फ्रेंचाइज चलाते तो फ्रेंचाइज एक बार दे दी तो उसकी फीस मिल जाती है हमको। उसके बाद क्या रेवेन्यू मॉडल होता है कि एक फ्रेंचाइज जो देता है उसको कैसे इनकम होती है? फ्रेंचाइजी फीस हमने ली, वो एक पूरी अलग चीज़ है, क्योंकि देखिए वो फीस लेने में तो वी आर द फ्रेंचाइजर, हम फ्रेंचाइजी को अपना नाम देते हैं, हम फ्रेंचाइजी को स्किल स्टाफ देते हैं, हमारी रेसिपी देते हैं। बाद में जो रिकरिंग बिजनेस हमारी होती है वो हमारी होती है हमारी मटेरियल सप्लाई पे। दो दो तरीके से रिकरिंग होता है, एक तो या तो आप रॉयल्टी लो या तो आप मटेरियल सप्लाई करो। वी डोंट चार्ज रॉयल्टी टू अवर फ्रेंचाइजीज, हम कोई जात की रॉयल्टी लेते नहीं हैं। तो हम लोग को मटेरियल जो सप्लाई करते हैं उसी में से हमारा बिजनेस होता है। और जैसे जैसे फ्रेंचाइजी ग्रो करती है, नंबर्स ऑफ फ्रेंचाइजी बढ़ते हैं, वैसे हमारा B2B बिजनेस भी बढ़ता है। फ्रेंचाइजी भी ग्रो करती है B2C सेल करके, और B2B सेल करके हम लोगों की कंपनी भी ग्रो करती है। फ्रेंचाइजी की बात में मैं आपको आगे एक बात और बताना चाहूँगा कि अभी हम लोग को आगे अभी प्रीमियम स्टोर्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं। एक बहुत ही अच्छे प्रीमियम स्टोर आपको कुछ ही समय में बी क्रीमी के दिखेंगे, जो भी पूरी तरह से डिज़ाइनिंग वगैरह का काम काज चल रहेगा, और वो करने के बाद हम प्रीमियम स्टोर भी लॉन्च करेंगे। सो आसिफ जी, जब लोग प्रीमियम बात करते हैं तो प्रीमियम स्टोर में प्रीमियम क्या रहेगा, प्राइसिंग या तो एक्सपीरियंस? जो प्रीमियम रहेगा वो हमारा स्टोर तो प्रीमियम हो जाएगा, आपका एक्सपीरियंस भी प्रीमियम हो जाएगा, लेकिन प्राइस जो है वो आपके अफोर्डेबल ही रहेंगे, रिजनेबल ही रहेंगे। वो मैं अभी आपको यहाँ से आपके इस पॉडकास्ट के जरिए मैं आपके लिजनर्स को और मेरे कस्टमर्स को एक प्रॉमिस भी देता हूँ कि जो प्रीमियम हम बनाएंगे उसमें प्राइसिस में कोई फेरफार नहीं होगा। क्योंकि मेरी एक इच्छा है कि जैसे रतन टाटा जी ने नैनो बनाई थी, 1,00,000-1,50,000 रुपए की उस टाइम पे इन्होंने नैनो बनाई थी कि कोई भी फैमिली उसको अफोर्ड करे। तो मेरी भी एक इच्छा ये है कि मेरे जो प्रीमियम स्टोर्स हो, कि जो भी बी क्रीमी की फ्रेंचाइजी हो, उस पर रिक्शा वाला भी अपनी फैमिली को लेके आके थिक शेक आइसक्रीम खा के एंजॉय करे, और BMW तो आती ही है और BMW वाला भी आएगा, ऐसा मेरी इच्छा है। सो आसिफ जी, आजकल हम देखें तो मार्केट में काफ़ी सारे नेशनल एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो डेजर्ट्स बेचते हैं। एज एन फ्रेंचाइजी ओनर की बात करूँ तो मुझे बी क्रीमी की फ्रेंचाइजी क्यों लेनी चाहिए? देखिए, सबसे पहला तो बी क्रीमी इज़ ए प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल। एक तो ये कारण हो गया कि आप बी क्रीमी की फ्रेंचाइजी लो। दूसरा कि बी क्रीमी इज़ ए कंप्लीट डेजर्ट ब्रांड। आपको बी क्रीमी में थिक शेक तो मिलेंगे, आइसक्रीम मिलेगी, जूसेस मिलेंगे, आपको ब्राउनीज मिलेगी, फालूदा मिलेंगे, कोको मिलेंगे, मिल्क शेक मिलेंगे। तो बी क्रीमी इज़ ए कंप्लीट डेजर्ट ब्रांड कि जहाँ एवरीथिंग अंडर वन रूफ, ए कंप्लीट वन स्टॉप सॉल्यूशन जिसको आप बोल सकते हो। इसलिए मेरे हिसाब से लोगों को बी क्रीमी लेनी चाहिए। इन सब चीज़ों के अलावा
हमारी R&D टीम जो है कुछ ना कुछ R&D करती रहती है, नए फ्लेवर्स हम लोग लॉन्च करते रहते हैं, मेन्यू अपडेशन आते रहते हैं। आज जेनजीज का ज़माना है, जेनजीज को जिस तरह के फ्लेवर चाहिए हम लोग वो सब भी देखते हैं और उस हिसाब से उसके ऊपर भी वर्कआउट करके वो सब फ्लेवर्स भी काढ़ते हैं। इस तरह से मेरे हिसाब से बी क्रीमी एक कंप्लीट, मतलब मैं जो आप बोलते हैं ना कि जो इस डेजर्ट ब्रांड में काम करते हुए क्वालिटी एंड हाइजीन कैसे मेंटेन करते हो, अगर आप मेरे लिसनर को बता सकते हो तो। हमारी जो फैक्ट्री है उस वो फैक्ट्री पे भी हमारा जो स्टाफ रहता है वो कम्प्लीटली यूनिफॉर्म में, डेली बेसिस पे यूनिफॉर्म्स में वो हाजिर रहता है उधर। मास्क, ग्लोव्स, हर चीज़ लगा के पूरी टीम उधर काम करती है। 100% हाइजीन फैक्ट्री हमारी रहती है। हम ISO 9001:2015 सर्टिफाइड कंपनी है। हमारा सेंट्रल FSSAI लाइसेंस है। पर्सनली डेली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे 2 घंटे का राउंड रहता है डेली। मेरे जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो प्रोडक्शन की हाइजीन मेंटेन करने के लिए काफ़ी कुछ स्टेप्स लेते हैं और फैक्ट्री पे भी एक काफ़ी बड़ी टीम है, जैसे लॉजिस्टिक मैनेजर है, ये सब बैठते हो देखते हैं। इसके ऊपर हमारी ऑपरेशन टीम है वो नज़र रखती है अच्छी हाइजीन में एक अच्छा प्रोडक्ट कस्टमर को बना के दे सके। हमारे जितने भी प्रोडक्ट आते हैं बाहर से उसका हम लोगों लैब टेस्टिंग करते हैं। एक SOP हमने बनाई है, उस SOP की गाइडलाइंस के हिसाब से हम लोगों का काम होता है। जैसे मटेरियल, आप दूध की बात करो तो दूध हम लोग सिर्फ अमूल गोल्ड ही यूज़ करते हैं। ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं कि जो हम मटेरियल भी क्वालिटी मटेरियल यूज़ करते हैं, हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हैं और SOP के तहत काम करते हैं, इसलिए हमें एक अच्छा और हाइजीन क्वालिटी कस्टमर को हमारी फ्रेंचाइजी को दे पाते हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग जर्नी की बात करें, सो पहले के टाइम पे जो मैन्युफैक्चरिंग होता था और अभी के टाइम पे जो फूड में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो व्हाट आर द डिफरेंसेस जो अभी मतलब कैरी ऑन हुए हैं? पहले जो मैन्युफैक्चरिंग होता था ना वो हम, आपको पता है कि भट्टी है, उसके ऊपर तपेला है, मैन्युअली बंदा उसको हिला रहा है चमचे से, वो सब रीत से हो रहा था। मशीनरी आती गई, हम लोगों ने भी हमारे प्लांट को अच्छी मशीन्स लगा के ऑटोमेटेड प्लांट कर दिया है पूरा। पेस्चराइजिंग है, होमोजेनाइजिंग है, एजिंग है, उसके बाद आइसक्रीम बनाने के लिए हमारे पास जो मशीन है कंटिन्यू फ्रीज़र, वो भी अनटच, ह्यूमन अनटच के बगैर आइसक्रीम पैक होती है। इस तरह के सब मशीन्स जो अभी हम लोग लेके आए हैं और उसी पे सब काम काज चल रहा है। इसलिए पहले और अभी में काफ़ी बड़ा चेंजेस है। आसिफ जी, आपको ऐसा कब लगा कि इसमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है या तो ऑटोमेशन की ज़रूरत है, कि अभी हमको धंधे को अगर स्केल करना है तो इसमें टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा? देखिए चिराग भाई, जैसे जैसे हमारी फ्रेंचाइजी ग्रो होती गई, नंबर ऑफ फ्रेंचाइजी बढ़ते गए, तो हमें तकलीफ पड़ने लगी सेल्स ट्रैक करने में, इन्वेंट्री मैनेज करने में हमें पड़ने लगी, डिस्पैच में हमें तकलीफ आने लगी। तब हमने एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाया जो सॉफ्टवेयर के थ्रू फ्रेंचाइजी का सेल्स भी ट्रैक कर सकते हैं, हमारी इन्वेंट्री का जो है वो भी हम देख सकते हैं सब। फ्रेंचाइजी जो बिजनेस करती है B2C, वो भी हम हमारा ही सॉफ्टवेयर देते हैं फ्रेंचाइजी को। इसलिए एक हम लोगों ने कंप्लीट एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाया है जो B2B और B2C दोनों में हमें हेल्प करता है। आसिफ जी, कोविड का जो टाइम आया, लाइक ऑलमोस्ट सारी फूड इंडस्ट्रीज और जो भी रेस्टोरेंट बिजनेस में काम कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ा डाउन टाइम था। तो इस टाइम में अगर मैं डेजर्ट देखूं तो डेजर्ट कम्स इनटू द वांट कैटेगरी, नॉट इनटू द नीड कैटेगरी, कि जो मुझे रोटी चाहिए वैसे डेजर्ट की जरूरत नहीं है। तो इस टाइम में आपने बिजनेस को सस्टेन कैसे किया, आपने सरवाइव कैसे किया और उसके बाद भी आपने स्केल किया? देखिए चिराग भाई, कोविड वो एक बहुत ही भयानक समय था हम सबके लिए। और मैं कोविड की बात करूं तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि कोविड में आदमी की जो प्रायोरिटी, प्राथमिक जो ज़रूरियात थी वो खाना पीना और कपड़ा और ये वगैरह थी, मेडिसिन्स, जिसके बगैर आदमी को नहीं चलता है। लेकिन ये डेजर्ट में जैसे आप बोलो तो थिक शेक है या आइसक्रीम है, ये आदमी की ज़रूरत नहीं है, ये शौक है। फिर भी और उस टाइम पे तो सब सर्दी नहीं होनी चाहिए और छींक नहीं आनी चाहिए और खांसी नहीं होनी चाहिए, वो सब चल रहा था। फिर भी मैं एक बात आपसे कहूँगा कि उस टाइम पे कुछ दिनों के गैप के बाद ऑनलाइन सर्विसेज चालू हो गई स्विगी ज़ोमेटो की, और हमने दुकानें तो सब हमारी बंद थी
शॉप सब बंद थे, इसलिए हमने एक क्लाउड किचन स्टार्ट किया और क्लाउड किचन में हमने ये ज़ोमैटो और स्विगी के थ्रू हमने डिलीवरी की। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँगा कि उस वक्त भी कस्टमर ने हमारी ब्रांड के अंदर विश्वास दिखाया और ऐसे समय में भी हमें अच्छी मात्रा में ऑर्डर मिलते थे और हम सप्लाई करते थे। आप उसको सस्टेनेबल तो नहीं बोल सकते हो, लेकिन फिर भी एक अच्छी मात्रा में हम लोग को ऑर्डर सप्लाई करते थे और उस वक्त तो ज़रूरत भी नहीं थी आदमियों की ये सब चीज़ों की और लोग इससे बचते थे, लेकिन उस वक्त में भी लोगों ने बी क्रीमी को सिलेक्ट किया, उसमें विश्वास दिखाया और उनकी चीज़ों को कंज्यूम किया और इस तरह से कोविड का जो समय था वो निकाला है। सो अगर मैं आपको पूछूं कि अपने आप को 3 वर्ड में आप डिस्क्राइब कीजिए तो आप कैसे करेंगे? डेडिकेशन, हार्ड वर्किंग, विजनरी। मेरे पास एक विजन है, वो विजन के लिए मैं डेडिकेटेड हूँ और उसी को लेके मैं हार्ड वर्किंग करता हूँ। तो अगर एक लाइन में बोले तो डेडिकेशन टुवर्ड्स द वर्क या डेलीगेशन टुवर्ड्स द वर्क? डेडिकेशन टुवर्ड्स द वर्क। डेडिकेशन फर्स्ट आता है, सिस्टम बाद में आता है और जब फाउंडर्स सिस्टम में इन्वॉल्व रहते हैं तो हमारे जो एम्प्लॉयज वगैरह है उनको विजन, केयर और क्लियरिटी मिलती रहती है। तो जितना फाउंडर्स इसमें इन्वॉल्व रहेंगे उतना बिजनेस के लिए बेटर रहेगा। सो काफी सारे क्वेश्चन आंसर्स हुए, अभी थोड़े रैपिड फायर पे जाते हैं। सो सिंपल क्वेश्चन है, ऑनेस्टली आंसर करने हैं और थोड़े पर्सनल भी आएंगे। ठीक सो चालू करते हैं हम लोग। सो आइसक्रीम और थिक शेक? थिक शेक। ऑनलाइन ऑर्डर या इन स्टोर विजिट? इन स्टोर विजिट। फैमिली डिनर और बिजनेस मीटिंग? बिजनेस मीटिंग। बीइंग फेमस और बीइंग रिस्पेक्टेड? फेमस विद रिस्पेक्ट। One word that defines B Cream? क्वालिटी। Expansion speed or operational control? ऑपरेशनल कंट्रोल। Growth or profitability? ग्रोथ। Quality or speed? क्वालिटी। Franchise expansion or company owned stores? कंपनी ओन स्टोर्स। Marketing spend or product improvement? प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट। Customer feedback or market trends? कस्टमर फीडबैक। अगर मैं आपको पूछूं कि आपको एक ड्रीम डिनर टेबल पे जाना है, किस व्यक्ति या किस व्यक्तित्व को आप पसंद करोगे? ऑनेस्टली कहूँ चिराग भाई, तो मैंने कभी उस दिशा में सोचा नहीं है, या तो मेरी ऐसी कोई ड्रीम नहीं है कि जिसके साथ मैं अपना ड्रीम डिनर टेबल शेयर करूं। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं अपना डिनर टेबल ऐसा बनाना चाहूँगा कि लोग मेरे साथ डिनर टेबल शेयर करना पसंद करें। सो आसिफ जी, अब हम कुछ फ्यूचर पे बातें करते हैं। सो बी क्रीमे का अगले 5 साल का विजन क्या है? हमारी टीम जो काम कर रही है और हम लोग जो टारगेट लेके चल रहे हैं उस हिसाब से हम लोगों का ऐसा प्लानिंग है कि हम हर साल 50 फ्रेंचाइजी एड ऑन करेंगे, चाहे फिर वो फोफो हो या फीको हो या कोको हो। लेकिन हर साल हमारा ये प्लानिंग है कि हमारी हर साल 50 फ्रेंचाइजी ऐड होनी चाहिए, क्योंकि हमें एक सस्टेनेबल ग्रोथ करनी है विद ऑपरेशंस कंट्रोल एंड क्वालिटी मेंटेनेंस। कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात ना करते हुए बस आपसे यही कहूँगा कि हमने हर साल 50 फ्रेंचाइजी ऐड ऑन करने का प्लान किया है। कोई ऐसा सक्सेस मंत्र जो आप बताना चाहे, जो आपकी जर्नी को डिफाइन करता हो? मेरी सक्सेस का मैं आपको बताता हूँ कि मेरी सक्सेस के पीछे 2 चीज़ें हैं। जो करना है वही बोलना है और जो बोले वो करना है, फॉल्स कमिटमेंट नहीं करना है। एक तो ये, और दूसरा हमारे वहाँ सबसे बड़ा जो एक आप उसे नियम करो या नियम कहो या कुछ भी कहो, कि जो हम खाएंगे, जो मेरी 2 साल की पोती खाएगी, वही हम कस्टमर को खिलाएंगे। और यही हमारे वहाँ पहले से चलता है। ये मेरी सक्सेस के 2 बहुत बड़े पॉइंट्स हैं। आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन पहले क्या थी और अभी क्या है? पैसा कमाना सक्सेस है, वो तो एक बट नेचुरल चीज़ है, लेकिन रिस्पेक्टफुली पैसा कमाना बिना कंट्रोवर्सी के, मैं उसको सबसे बड़ी सक्सेस मानता हूँ। सो आसिफ जी, आपको सबसे अच्छी किसी ने एडवाइस दी हो और आप वो शेयर करना चाहे तो? देखिए, मुझे लाइफ में अक्सर जो भी एडवाइस मिली है वो मेरे फादर की तरफ से ही मिली है। बिजनेस में उनका एक बोलना था कि जो चीज़ हम खाते हैं वो चीज़ ही कस्टमर को खिला दी। कस्टमर, होटल और डॉक्टर, ये दोनों चीज़ एक है। बंदा दवाई भी पीता है तो एक ट्रस्ट पे पीता है, और खाना भी खाता है या तो कुछ आइसक्रीम खाता है या थिक शेक पीता है, वो भी एक ट्रस्ट पे है। तो ये ट्रस्ट कभी कस्टमर का टूटना नहीं चाहिए। इट मीन्स नो कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी। ऑडियंस के लिए 3 कोई स्ट्रॉन्ग एडवाइस अगर आप देना चाहे?
अप एंड डाउन्स इज द पार्ट ऑफ द बिजनेस। और अप एंड डाउन्स पे से मुझे एक बहुत अच्छा किस्सा याद आता है, मैंने कहीं पढ़ा है, हमारे पद्मश्री रतन टाटा जी ने कहीं लिखा था, जो मैंने पढ़ा था कि जब आप ईसीजी करते हो, ईसीजी की आपकी जो लाइनिंग है वो अप एंड डाउन आएगी। वो बताता है कि आप जिंदा हो, यू आर अलाइव। जिस दिन ये लाइन सीधी होगी उस दिन यू आर नो मोर। कहने का मतलब कि अप्स एंड डाउन्स तो जिंदगी में आएगी, लेकिन उससे कभी आदमी को मायूस नहीं होना चाहिए, कभी नाउम्मीद ना होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। किसी शायर ने भी इसके अंदर बहुत अच्छी एक शायरी लिखी है कि गिरते हैं से सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो एक और क्वेश्चन है कि आप स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हो? देखिए चिराग भाई, मुझे जब भी स्ट्रेस होता है ना, तो मैं वर्किंग आवर्स बढ़ा देता हूँ, काम करने की स्पीड को डबल कर देता हूँ और काम में मैं इतना लग जाता हूँ जिसकी वजह से मेरा स्ट्रेस भी अपने आप कम होता है, मेरा ध्यान भी उससे हट जाता है, स्ट्रेस लगभग इस तरह से खत्म हो जाता है। आपकी लाइफ का बिगेस्ट इंस्पिरेशन कौन है? माय फादर सफी भाई बिस्मिल। आप सोशल वर्क में भी काफी एक्टिवली इन्वॉल्व हो, तो अगर उसके बारे में आप कुछ बताना चाहें। हमारी जो मेमन कम्युनिटी है, ऑल सूरत मेमन एसोसिएशन एक है, जिसके अंदर 60,000 लोग हैं और 7 विंग्स ऑफ मेमन है उसमें, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। और हमारी जो विंग है सूरत हलाई मेमन जमात, उसका भी मैं प्रेसिडेंट हूँ। हमारी जमात के अंडर में हम लोग एक स्कूल चलाते हैं जिसमें 1500 बच्चे स्टडी करते हैं। मंथली सिर्फ 500 रुपीज़ में हम लोग उनको इंग्लिश मीडियम से पढ़ाते हैं और काफ़ी अच्छी स्टडीज़ चलती है। लास्ट टाइम भी उस स्कूल का रिज़ल्ट लगभग 90% सक्सेस रिजल्ट था उसका। हम लोग वो एक ट्रस्ट चलाते हैं, एकता ट्रस्ट, जिसका मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ अभी। और मेरे फादर जो है वो इस ट्रस्ट के फाउंडर थे। रिसेंटली मेरी मम्मी के नाम पे एक एनजीओ शुरू किया है, जुबेदा सफ़ी भाई बिस्मिल्ला वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से हमने शुरू किया है। फाउंडेशन के अंडर में भी हम लोग को मेडिकल और एजुकेशन, ये 2 काम करने वाले, जो हम बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे। जो भी ऐसा काम जो इंसानियत को ज़रूरत पड़े उसके लिए मैं। थैंक यू आसिफ भाई फॉर कमिंग टू अवर शो एंड फॉर व्यूअर्स, मिलते हैं अभी नेक्स्ट एपिसोड में विद अनदर स्टोरी एंड स्टे ट्यून विद अस। लेट्स गो बियॉन्ड द ब्लूप्रिंट।